हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 2023 में रिलीज हुई एक मूवी द केरला स्टोरी वापस से चर्चा में आ चुकी है। इस मूवी में लव जिहाद का एंगल दिखाया गया है, जिसके तहत हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं को लव जिहाद के तहत फंसाया जाता है और फिर उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और धर्म परिवर्तन कराने के बाद इनको ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस स्टोरी के हिसाब से अगर देखेंगे, इस मूवी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन महिलाएं भारत से ISIS ज्वाइन करने के लिए इराक, सीरिया, यमन जैसी जगहों पर जाती हैं, लेकिन वहां से कभी वो वापस नहीं आती। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं और ये वापस से चर्चा में अचानक से क्यों आया, इसके पीछे कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव भी हैं। क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो राजनीतिक पार्टीज इन चीजों का फायदा उठाती हैं। वहां के जो CM हैं, अगर केरला की बात करें तो जो वहां के CM हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस मूवी पर बैन लगाया जाए, इसको वापस से न चलाया जाए। लेकिन दूसरे जो कुछ लीडर्स हैं, उनका मानना है कि ये केरला का एक सच है जो छुपाया जा रहा है। हालांकि जो केरला के लीडर्स हैं, उनका ये मानना है कि ऐसी कोई घटना है ही नहीं। अब क्या सच है क्या नहीं, वो सब बात की बात है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ISIS। ISIS आप देखते हैं, अगर यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से भी देखेंगे तो सोशल इश्यूज के साथ भी इस टॉपिक को आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, IR, कहीं से भी इसके लिंक आपको मिल जाएंगे। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि आज ISIS की बात हुई है, तो ISIS कैसे बना, इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत में इसके इफेक्ट क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, ISIS एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ISIS का मतलब हुआ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये अपने आप में एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, या यूं कहें कि पूरे विश्व का एक्टिव मैं बोल रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा, पूरे विश्व का एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या यूं कहें कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्टिव मैंने इसलिए कहा क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि 2019 में ISIS खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले रशिया में एक घटना को इन्होंने अंजाम दिया और उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं, अभी ISIS है जो वो वापस से अपनी जड़ें हैं जो वो मजबूत कर रहा है। वापस से अगर शुरुआत में देखें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो आपको पीछे जाना होगा 2003 में, जब आपको पता है कि US ने 2003 में अपने ट्रूप्स को उतारा था इराक की धरती पर और फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की थी। सद्दाम हुसैन की जैसे ही वहां पर गिरफ्तारी होती है तो एक पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही वहां पर एक पॉलिटिकल वॉइड क्रिएट होता है, खालीपन क्रिएट होता है, तो मौका मिल जाता है दुनिया भर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अंदर आने का। और उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अल कायदा, वो बहुत एक्टिव हुआ करता था। 1980 में अल कायदा का नाम आया है। ये वही अल कायदा है जिसके ओसामा बिन लादेन, आपने नाम सुना होगा। ये सारे जो आतंकवादी थे ये इनके लीडर्स रह चुके हैं। और ये जो अल कायदा है ये 1980 में रशिया के अगेंस्ट बना था, क्योंकि रशिया ने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को उतारा था और उनसे लड़ने के लिए अल कायदा बना था। और फिर जब रशिया वहां से वापस चला गया तो वापस से फिर इन्होंने अपना एम बनाया कि हम पूरे विश्व में इस्लामिक लॉ को स्थापित करेंगे। और फिर उसके बाद क्योंकि इराक में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हो चुकी थी तो ये वॉइड क्रिएट हुआ और इस वॉइड को भरने का काम किया। इसी की एक विंग है जो उसने, जिसका नाम रखा गया अल कायदा इराक, क्योंकि इराक में जाके एस्टेब्लिश हुई तो इसका नाम रखा गया अल कायदा इराक। और इसी की एक विंग थी जिसके लीडर थे जरकावी, अबू मसूद अल जरकावी। ये जरकावी के अंडर में जाकर के इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। अभी वहां पर आप समझिए पहले स्थिति क्या है। अगर हम बात करते हैं इराक की, तो इराक में जो सद्दाम हुसैन की सेना है, जो सद्दाम हुसैन की आर्मी थी, उस आर्मी में मेजॉरिटी कौन था? मेजॉरिटी में थे वहां पर सुन्नी। आपको पता है मुस्लिम्स में दो फ्रैक्शंस होते हैं, एक आपका शिया और एक सुन्नी। तो जो शिया फ्रैक्शन है वो वहां पर मेजॉरिटी में था, है ना। वहां पर शिया लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन वहां के जो महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स थे वो सुन्नी थे।
और इसकी वजह से यहां पर एक रिफ्ट देखने को मिला। यहां पर एक रिफ्ट देखने को मिला ऑफिशियल्स के बीच में और आपका जो शिया थे। ऐसा क्यों मिला? ऐसा इसलिए देखने को मिला क्योंकि 2003 में जब सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहला काम जो यूएस ने किया वो ये किया कि वहां की जो आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया। अब आर्मी के मेजर ऑफिशियल्स थे सुन्नी और इनको ही डिसबैंड कर दिया गया। तो दूसरी चीज जो वहां पर आती है वो ये है कि शिया फ्रैक्शन अब हावी होना शुरू हो गया और सुन्नी लोग जिनके पास कोई काम ही नहीं बचा वो पूरी तरीके से सड़कों पर आ गए, कोई नौकरी ही नहीं बची। उन्होंने जाकर के ज्वाइन कर लिया इसको, अल कायदा इराक को। अब रियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ अल कायदा इराक का, क्योंकि यहां पर ये जो सुन्नी लोग जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था वो ऐसे लोग थे जो ट्रेंड थे, जिनके पास हथियार थे, जिनके पास टैक्टिक्स थी, जिनको सब कुछ पता था। ऐसे लोग थे ये, इसलिए इसको जो रियल पावर है जो वो यहां से मिलना शुरू हुई और एक तरह से यहां पर जो शिया और सुन्नी का जो फ्रैक्शन जो इनका जो फैक्शन है जो लड़ रहा था तो उसमें और ज्यादा बल मिलना शुरू हो गया। इन्होंने वहां के जो यूथ थे उनका ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके अपनी सेना में इनको शामिल करना शुरू किया और अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया। आपने देखा होगा उस वक्त काफी ज्यादा वीडियो वगैरह भी वायरल होना शुरू हुए। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर क्या हुआ कि यहां पर एक पूरा स्ट्रांग होल्ड है जो इन्होंने अपने अंदर में ले लिया। अब उसके बाद इराक में, क्योंकि अब ये शिया ऑफिशियल्स तो निकाल दिए गए, तो अब जो नए ऑफिशियल्स हैं वो कौन है? वो शिया ऑफिशियल्स आ गए। ठीक है, सुन्नी ऑफिशियल्स निकाल दिए गए, तो अब कौन से आ गए? शिया ऑफिशियल्स आ गए। और ये जो नए शिया ऑफिशियल्स थे इन लोगों ने यूएस के ट्रूप्स के साथ मिल करके इनके अगेंस्ट मुहिम स्टार्ट करी और जरकावी को 2006 में जाकर के मार गिराया। 2006 में जरकावी को मार गिराया और फिर उस वक्त ये कयास लगाए गए कि अब जब जरकावी ही नहीं रहा तो फिर ये पूरा का पूरा AQI भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2006 में एक नया लीडर आता है जिसका नाम है अल मसरी, यानी कि अबू अयूब अल मसरी। ये और ज्यादा घातक साबित हुआ, ये और ज्यादा रेडिकल था और इसने और ज्यादा आतंक फैलाना शुरू किया। ये जो अल मसरी है इसने सबसे पहला काम क्या किया? आते ही इसका नाम बदला और 2006 में इसका नाम रख दिया इस्लामिक स्टेट इन इराक। इसने जो पहले नाम था, क्या था पहले नाम? AQI, जो अल कायदा इराक था उसका नाम बदल के इस्लामिक स्टेट इन इराक रखा। और अब रियल दहशत शुरू हुई। वहां के जो लोग थे उन पर दहशत। पहली बार ऐसा हुआ कि वहां का एक अंबर करके एक बड़ा स्टेट था, एक बड़ा प्रोविंस था जिसको इन्होंने कब्जा लिया। मतलब एक पूरे प्रोविंस को इन्होंने कब्जा लिया। तो उस वक्त से इनके पास क्या है? काफी ज्यादा पावर आ गई। और जब इनके पास इतनी पावर आ गई तो वहां का जो लोकल लोग थे उनको इन्होंने सताना शुरू किया, पत्थरबाजी वगैरह शुरू हुई, वीडियो वगैरह वायरल होना शुरू कर दिए इन लोगों ने और अपनी दहशत है जो वो प्रॉपर कायम कर दी। अब जब लोकल लोगों को भी परेशानी होने लगी तो यहां पर उन लोकल लोगों में सुन्नी ट्राइब भी इंक्लूड है। जो सुन्नी ट्राइब है, जो इनकी सुन्नी ट्राइब है, वो भी इनके अगेंस्ट हो गई। अब आप समझिए, शिया पहले से ही अगेंस्ट में थे, सुन्नी साथ दे रहे थे। अब क्या हुआ है कि शिया और सुन्नी दोनों ही यहां पर अगेंस्ट हो गए। अब जब शिया सुन्नी दोनों ही इनके अगेंस्ट हो गए तो सबसे मेजर बात यहां पर क्या हुई कि वापस से 2008 में एक मुहिम स्टार्ट हुई कि इसको मारना है। इसके लिए एक अलग से ऑपरेशंस चलाए गए और 2010 में जाकर के यूएस ट्रूप्स ने अल मसरी को मार गिराया। अल मसरी को भी मार गिराया। अब उसके बाद नया एक और लीडर आया जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि खूंखार लीडर बना। उसका नाम था अबू बकर अल बगदादी। अल बगदादी 2011 में लीडर बना। 2010 में अल मसरी की मृत्यु के बाद 2011 में अल बगदादी लीडर बना। लेकिन अब स्थिति इतनी ज्यादा आसान नहीं थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा रेडिकल था और ज्यादा इसने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाया। कैसे बढ़ाया ये अभी चर्चा करते हैं। जैसे ही ये लीडर आए तो फिर इन्होंने ये पाया कि अब इराक में चीजें उतनी आसान नहीं रह गई। रीजन उसका सिंपल है कि क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों ही फैक्शन है जो वो इनके अगेंस्ट हो चुके थे, तो इनको वहां से भाग करके सीरिया जाना पड़ा। 2011 की बात कर रहा हूं मैं। 2011 में इनको भाग करके सीरिया जाना पड़ा और जब ये वहां सीरिया पहुंचे 2011 में एक और दिक्कत हुई है।
एक ऐसा स्टेप लिया गया 2011 में जो जिसकी वजह से कह सकते हैं हम कि आईएसआईएस बन पाया। 2011 में यूएस ने एक डिसीजन लिया। यूएस ने डिसीजन लिया कि वहां से अपनी ट्रूप्स को वापस ले लिया। यूएस ने जब से ये डिसीजन लिया, जैसे ये डिसीजन लिया, तो फिर वहां पर एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ। ये तो भाग करके सीरिया चला गया था, और सीरिया में जो चीज हुई वो थी, वहां पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। फिर से समझिए हुआ क्या। 2011 आया, अबू बकर अल बगदादी लीडर बना। अल बगदादी जैसे ही लीडर बना, इसको इराक छोड़ करके सीरिया जाना पड़ा। सीरिया में स्थिति क्या थी, वहां पर सिविल वॉर की कंडीशन थी। बस मौका मिल गया, और सिविल वॉर की कंडीशन जैसे ही वहां पर आई तो इसने वहां के जो यूथ थे उनको अपनी साइड करना शुरू किया, उनका ब्रेन वॉश करना शुरू किया, और वहां के लोगों को अपनी तरफ किया, और वहां पे अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां पर अपने आप को मजबूत किया, 2013 आया। 2013 में जाकर के नाम रख दिया इन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि अब ये इराक के साथ साथ सीरिया में भी अपने जड़ें मजबूत कर चुके थे। अब वापस से जहां से भगाए गए थे इराक से, वहां वापस आए। अब जब ये वापस आए तो वहां पर यूएस के ट्रूप्स थे नहीं, तो इनको आसानी हुई, और ये क्योंकि मजबूत हो चुके थे, इनके पास पावर थी, तो इन्होंने वो सारी घटनाएं करना वापस से शुरू हुई। और उसी समय के जो वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, गला काटते हुए जो वीडियोस वगैरह वायरल हुए थे, ये उसी समय के कुछ वीडियोस हैं, अल बगदादी के समय के कुछ वीडियो हैं। और इन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया, और इराक और सीरिया में पूरी तरीके से अपनी सत्ता को काबिज कर लिया। ये वो समय है जब, अगर आप देखेंगे कि 2014 में इराक का एक ये आप देख पा रहे होंगे, ये मोसुल करके एक जगह है, इस पे कब्जा कर लिया। इवन 2015 तक आते आते ये जितना भी आपको ये पिंक वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सब इन्होंने कब्जा कर लिया। अब आप ऐसे सोचिए कि इतने बड़े से एरिया में, इतने बड़े एरिया में, इराक और सीरिया के इतने बड़े एरिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हथियारों के दम पर कब्जा कर रखा था। तो ऐसी कंडीशन यहां पर हो रखी थी। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि पीस नाम की कोई चीज यहां पर अब बची ही नहीं थी। और फिर 2019 तक इतना कहर बरसाया कि अलकायदा भी पीछे छूट गया। अलकायदा भी उनके सामने अब कुछ नहीं रहा, और ये अपने आप को सबसे बड़ा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब बना चुके थे 2019 तक। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग देशों में अपने हेडक्वार्टर बनाने शुरू किए। छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स इन्होंने अलग अलग देशों में बनाने शुरू किए। स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इन सब जगहों पर, लेबनान हो गया, बगदाद हो गया, इन सब जगहों पर इन्होंने क्या अपने हेडक्वार्टर्स बनाने शुरू किए। यहां पर देखिए आप, ये है आपका इराक, ये ईरान, ये सीरिया, ये लेबनान, ये रहा, ठीक है, ये इजराइल, जॉर्डन, ठीक। तो ये सारे जो एरिया हैं, ये इनकी चपेट में आना अब शुरू हो गए। अब आप इसमें देखिए कि मेनली इनका कहां पर है, सीरिया और इराक वाले एरिया में। अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगहों पर इन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाने शुरू किए। अब उसके बाद वापस से जो मुहिम चली, उस मुहिम में जब इन्होंने और ज्यादा अपने आप को फैलाना शुरू किया, तो 2019 में, क्योंकि हम बार बार 2019 का नाम ले रहे हैं, तो 2019 में यूएस ट्रूप्स की मदद से इसको मार गिराया। आईएसआईएस का लीडर अल बगदादी मारा गया 2019 में जाकर के। और फिर तब से यह हुआ कि भाई अब तो ये खत्म हो गया, लेकिन वापस से इसके रीवैम्प, आप कह सकते हैं कि इसका पुनरुत्थान है जो वापस से हुआ। किसका? आईएसआईएस का। अभी आपने रिसेंटली कुछ समय पहले, 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, जिसमें आपने ये देखा होगा कि रशिया में एक अटैक किया इन्होंने। अब जो जियोपॉलिटिशियंस हैं उनका ये मानना है कि अब जो, क्योंकि अब कोई 2019 के बाद इनको कोई बड़ा लीडर मिला नहीं, तो अब कोई बड़ा लीडर नहीं मिला, तो ये हुआ कि अब तो ये खत्म हो गया, बहुत लंबे समय तक इनकी कोई एक्टिविटी भी नहीं हुई। लेकिन अब माना जा रहा है कि ये जो यूएस है, जियोपॉलिटिशियंस का कहना है कि ये जो यूएस है, यही इसको वापस से पुनरुत्थान इसका कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि ईरान है, जो ईरान और जो यूएस है, ये आपस में प्रतिद्वंदी है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लड़ते। ये कैसे? प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। जैसे ईरान ने क्या किया, यमन है, अब यमन को यहां पर उसने यमन को कह दिया ये यमन है, ठीक है, तो यमन को बोल दिया यहां पर हूती ट्राइब है, और हूती ट्राइब को इन्होंने समर्थन दे दिया कि आप जो रेड सी है, रेड सी में मिसाइल मार दीजिए, ठीक। उसके बाद इन्होंने
मान लीजिए यहाँ पर हिजबुल्लाह है लेबनान में, इनको समर्थन दे दिया, इनको भी यूएस के अगेंस्ट, मतलब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर प्रॉक्सी वॉर शामिल है, जहाँ पर इनका जहाँ पर अरब या आप कह सकते हैं कि मुस्लिम सत्ता काबिज है, जहाँ पर उस जगहों पर इन्होंने ये सारी चीज़ें करना शुरू की। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉक्सी वॉर ईरान लगातार कर रहा है, तो उसको वापस से टैकल करने के लिए यूएस ने एक रास्ता निकाला है, ISIS। तो ये जो वापस से रिवैम्प हो रहा है, ऐसा जियोपॉलिटिशियंस का मानना है कि ये यूएस का भी इसके पीछे हाथ है। इसके अलावा अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में भी ISIS लगातार एक्टिव है। भारत में क्योंकि लगातार एक्टिव है और भारत में ये भारत केंद्रित प्रचार है जो वो करता रहता है। भारत केंद्रित प्रचार से क्या मतलब है? इन्होंने भारत केंद्रित प्रचार से मतलब है कि 2020 में इन्होंने वॉइस ऑफ हिंद नामक, ठीक है, वॉइस ऑफ हिंद नामक एक सामग्री है जो वो प्रचारित किया और उसको यहां पर फैलाना शुरू किया। अपना ये प्रोपोगेंडा धीमे धीमे फैला रहे हैं। कौन है इनका मेन टारगेट? यूथ है इनका मेन टारगेट। यूथ को आप इतना ज़्यादा प्रोपोगेट करके अपनी जो प्रचार प्रसार है, अपनी जो इस्लामिक स्टेट की जो चीज़ें हैं, उससे आप इतना ज़्यादा प्रभावित करो और इनको ये बताओ कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि अलगाववाद की भावना। अब अलगाव की भावना कैसे? क्योंकि उन्हें पता है कि इस वाले एरिया में मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से एक फेलियर हो सकता है। क्योंकि सरकार की तरफ से फेलियर इसलिए क्योंकि अगर ये अलगाववाद की भावना पनप रही है कुछ लोगों में, तो उस भारत तो कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये भावना पनप रही है तो उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? ISIS। ठीक है, आपको पता है कि जहां पर भी सांप्रदायिक हिंसा, जैसे दिल्ली वाला ले लीजिए, उस टाइम पे कई सारे पोस्टर्स हैं जो वो जारी किए गए, है ना। सांप्रदायिक हिंसा है जहां पर भी हो रही है, वहां पर आप आर्म्स दीजिए, वहां पर पैसा पहुंचाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो इनको फायदा मिल रहा है, वहां से ISIS का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, जैसे ये मॉब लिंचिंग, ये भीड़ हिंसा एक ऐसी घटना है जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक डिस्ट्रस्ट महसूस हो जाता है। मतलब अगर मॉब लिंचिंग बार बार आप देखेंगे और मॉब लिंचिंग में आप ये बात पाएंगे कि मॉब लिंचिंग किसी एक धर्म के लोगों के प्रति अगर हो रही है, तो आप ये बार बार ये बात महसूस करेंगे कि उस धर्म का एक डिस्ट्रस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, हमें ट्रस्ट की एक कमी आना शुरू हो जाएगी, तो बस उसी का फायदा उठाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को इमीडिएटली सरकार को स्टेप्स लेने होंगे और रोकना होगा। हालांकि सरकार इस पर कदम उठा भी रही है। इंटरनेट की पहुंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और ये एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी बैठे बैठे आप ये प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो वहां के कुछ लोगों को आपने माइंड ब्रेन वॉश किया और उनको कहा कि भाई ये जो कुछ साइट्स हैं, ये लिंक्स हैं, ये CD DVD, ये सारे के माध्यम से आप प्रचारित करो, है ना। तो इस सब से क्या है कि अपने आप ही कहीं भी बैठे बैठे आप अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में लगभग 16,000 इनकी जो यूनिट्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो वो भारत में भी चल रही हैं, जो कि भारत के हिसाब से बहुत ज्यादा एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। इवन ये जो मूवी है इसमें सच है या नहीं है, उस डिबेट से हटा करके, द केरला स्टोरी की डिबेट को हटा करके आप इसको ऐसे देखिए कि अगर एक भी व्यक्ति किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो भारत के लिए एक शर्म की बात है। इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे P2I बैच के बारे में है। अगर आप अभी हमारा P2I बैच लेते हैं जो कि 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो आपको 18 किताबों का सेट साथ में मिलेगा और इसकी फीस रखी गई है 29,999 और इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इस P2I बैच में प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, यानी कि आपको प्री के लिए अलग से भी तैयार कराया जाएगा, मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी हमारे यहाँ मौजूद है, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और इस बैच के लिए वो सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। तो फटाफट इसमें एडमिशन ले लीजिए और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो या ये PDF चाहते हो तो आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करना है टेलीग्राम पर और मेरे साथ जुड़ जाना है। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।